नमस्कार। यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करना किसी ऊंचे और खड़े पहाड़ पर चढ़ने जैसा लग सकता है। बहुत से एस्पिरेंट्स सालों तक लगातार मेहनत करते हैं, पर एक ठोस योजना के बिना अक्सर रास्ता भटक जाते हैं। आज की इस विशेष चर्चा में हम इस कई सालों तक चलने वाली थका देने वाली तैयारी को एक बेहद स्ट्रक्चर्ड, प्रैक्टिकल और आसान ब्लूप्रिंट में बदलने वाले हैं। हम द डिफिनिटिव यूपीएससी सिविल सर्विसेज ब्लूप्रिंट 2026-27 के स्रोत का विश्लेषण कर रहे हैं। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस मुश्किल सफर की एक जबरदस्त शुरुआत कैसे की जा सकती है। एक अच्छे आर्किटेक्ट की तरह सबसे पहले नक्शे को समझना जरूरी होता है। इस ब्लूप्रिंट के 6 मुख्य स्तंभ हैं जिन पर हम आज बात करेंगे। परीक्षा की संरचना को डिकोड करना, एक मजबूत नींव बनाना, दैनिक तैयारी का रूटीन सेट करना, वैकल्पिक विषय चुनना, तीनों चरणों पर विजय प्राप्त करना और आखिर में लंबे समय की रणनीति। तो आगे बढ़ते हैं हमारे पहले चरण की तरफ, जो है परीक्षा संरचना यानी एग्जाम स्ट्रक्चर को डिकोड करना। किसी भी बड़ी चुनौती का सामना करने से पहले उसकी डिटेल समझना बेहद जरूरी है। दरअसल ये पूरा सफर 3 अलग अलग पड़ाव में बनता हुआ है। स्टेप 1 है प्रीलिम्स, जो पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें जनरल स्टडीज पेपर 1 और क्वालिफाइंग सीसैट शामिल होते हैं। उसके बाद आता है स्टेप 2 यानी मेंस। यहाँ एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल बदल जाता है। ये डिस्क्रिप्टिव होता है, जिसमें एसे, 4 जीएस पेपर्स, ऑप्शनल और भाषा के पेपर मिलाकर कुल 9 पेपर्स होते हैं। और अंत में आता है स्टेप 3 यानी इंटरव्यू, जो दरअसल एक पर्सनैलिटी टेस्ट है। ध्यान देने वाली बात यह है कि टेस्टिंग का तरीका ऑब्जेक्टिव से शुरू होकर डिस्क्रिप्टिव में बदलता है और अंत में एक पर्सनैलिटी असेसमेंट पर आके रुकता है। स्ट्रक्चर समझने के बाद अगला अहम चरण आता है, एक मजबूत नींव यानी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना। तैयारी के पहले 0 से 3 महीने सबसे ज्यादा पेशेंस मांगते हैं। यहाँ ध्यान रफ्तार पर नहीं, बल्कि कॉन्सेप्ट्स की स्पष्टता पर होना चाहिए। ध्यान दीजिए, स्कूल की एनसीईआरटी किताबें इस ज्ञान का एब्सोल्यूट बेडरॉक हैं। इन्हें किसी भी हाल में बाईपास नहीं किया जा सकता। हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए क्लास 6 से 12 तक की किताबें पढ़ना बिल्कुल अनिवार्य है। वहीं पॉलिटी और इकोनॉमी के लिए क्लास 9 से 12 तक की एनसीईआरटीज पर फोकस रखें। ये किताबें उन जटिल विषयों को आसान भाषा में समझाती हैं, जो आगे चलकर पूरी तैयारी का सबसे बड़ा आधार बनती हैं। एनसीईआरटी से एक बार नींव बन जाए, फिर बारी आती है उन कोर स्ट्रक्चरल स्टैंडर्ड बुक्स की, जो तैयारी का सबसे बड़ा हिस्सा कवर करती हैं। पॉलिटी के लिए इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री के लिए इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस और ज्योग्राफी के लिए सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल किताबें हैं। इकोनॉमी और एनवायरनमेंट जैसे सब्जेक्ट्स के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ करंट अफेयर्स पर लगातार जोर देना जरूरी होता है। ये शिफ्ट शुरुआती फाउंडेशन से निकलकर सीधे एक्सपर्ट लेवल तैयारी तक ले जाता है। चलिए अब मैक्रो लेवल प्लानिंग से थोड़ा जूम इन करते हैं और तीसरे चरण पर आते हैं, दैनिक तैयारी का रूटीन। एक लंबी तैयारी को सही दिशा में रखने के लिए रोजाना का स्कैफोल्डिंग कैसा होना चाहिए, ये समझना अहम है। करंट अफेयर्स ट्रैक करना एक डेली हैबिट होनी चाहिए। इसके लिए द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस बेहतरीन विकल्प हैं। लेकिन ध्यान रहे, अखबार ऐसे ही पन्नों की तरह नहीं पलटना है। 4 मुख्य क्षेत्रों का निचोड़ निकालना है। सरकार की योजनाएं यानी गवर्नमेंट स्कीम्स, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट। परीक्षा में सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल सवाल यहीं से आते हैं। तो एक आइडियल दिन का संतुलन कैसा दिखना चाहिए? अगर मान लीजिए रोजाना 6 से 8 घंटे की पढ़ाई हो रही है, तो उस बड़े दिन को प्रबंधनीय हिस्सों में बांटना जरूरी है। 3 घंटे जनरल स्टडीज को, 2 घंटे ऑप्शनल को, 2 घंटे करंट अफेयर्स को और 1 घंटा पूरी तरह से रिविजन या एमसीक्यूज के लिए निकालना चाहिए। ये परफेक्ट बैलेंस दिमाग को थकने से यानी बर्नआउट होने से बचाता है। अब आते हैं चौथे और एक बेहद स्ट्रेटेजिक चरण पर, वैकल्पिक विषय यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना। मेंस परीक्षा में मार्क्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑप्शनल सब्जेक्ट पर निर्भर करता है, इसलिए इसका चुनाव वाइजली होना चाहिए। इसके 3 अहम मापदंड हैं। पहला, इंटरेस्ट, क्या सच में उस विषय में गहरी रुचि है? दूसरा, बैकग्राउंड, क्या उस विषय में पहले से कोई एकेडमिक बेस है? और तीसरा और सबसे प्रैक्टिकल पॉइंट, मटेरियल की उपलब्धता। अगर पढ़ने के लिए अच्छी किताबें ही उपलब्ध नहीं हैं, तो रास्ता मुश्किल हो जाएगा। ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इस रोड मैप में कुछ बेहद पॉपुलर विकल्प हैं। ये एक फैसला पूरी तैयारी की दिशा बदल सकता है।
5वां चरण, इन तीनों चरणों पर विजय प्राप्त करना। यहाँ टैक्टिकल अप्रोचेस की बात करनी है। सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र जो इस एग्जाम में काम आता है वो है आंसर राइटिंग। इसे तैयारी के 3 से 4 महीने बाद ही शुरू कर देना चाहिए। शुरुआती टारगेट रोजाना 2 से 3 आंसर्स लिखने का होना चाहिए। यहाँ सिर्फ फैक्ट्स रटना नहीं है, बल्कि एक मजबूत स्ट्रक्चर बनाना अहम है। एक प्रभावशाली इंट्रो, ठोस बॉडी और एक प्रॉपर कंक्लूजन। साथ ही सटीक कीवर्ड्स का इस्तेमाल और टाइम मैनेजमेंट, यही वो चीजें हैं जो किसी भी आम उत्तर को एक टॉपर के उत्तर में बदल देती हैं। इस लंबे सफर में एग्जाम के आसपास स्ट्रैटेजी में एक बड़ा शिफ्ट आता है। प्रीलिम्स से ठीक 3-4 महीने पहले की इंटेंस स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग होती है। रोजाना 50 से 100 MCQ सॉल्व करना, हर हफ्ते मॉक टेस्ट देना और नोट्स को बार बार रिवाइज करना उस वक्त का मुख्य ध्यान होता है। वहीं मेंस की मांग एकदम विपरीत है। वहां पूरा फोकस डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग, एथिक्स के केस स्टडी सुलझाने और हर हफ्ते एक ऐसे प्रैक्टिस करने पर होता है। दोनों फेजेस एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और इसी हिसाब से गियर्स शिफ्ट करने पड़ते हैं। आखिरी और सबसे निर्णायक चरण है इंटरव्यू। ये किताबी ज्ञान का नहीं, बल्कि एक पर्सनैलिटी टेस्ट है। यहाँ मकसद है अपनी पर्सनैलिटी को रिफाइन करना, कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाना और दुनिया भर के करंट अफेयर्स पर एक ओपिनियन रखना। ये स्टेज दरअसल देखती है कि ज्ञान के साथ साथ उस ज्ञान की अभिव्यक्ति कितनी बेहतर है। और अब आखिरी और छठा चरण, लंबे समय की रणनीति। लेट्स लुक एट द बिग पिक्चर। अगर इस पूरे सफर को एक क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन में देखें तो क्लियर हो जाता है कि समय कहाँ बिताना है। पहले 0 से 3 महीने पूरी तरह फाउंडेशन यानी NCERTs के होते हैं। फिर 3 से 4 महीने क्रॉस करने पर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। और जब प्रीलिम्स में सिर्फ आखिरी 3 से 4 महीने बचते हैं, तब पूरा गेम प्लान सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करने पर फोकस हो जाता है। ये टाइमलाइन बताती है कि कब क्या करना है और भटकने से कैसे बचना है। इस मल्टी ईयर अप्रोच को 2 सालों में बांट कर समझना आसान है। पहला साल पूरी तरह लर्निंग फेज होता है, नींव मजबूत करना और सिलेबस को केयरफुली पूरा करना। लेकिन दूसरा साल एग्जीक्यूशन हैवी होता है। यहाँ नया पढ़ने से ज्यादा पुराने की रिवीजन, लगातार मॉक टेस्ट देना और आंसर राइटिंग पर ध्यान रहता है। ये क्रमबद्ध तरीका कैंडिडेट्स को ओवरबर्डन होने से बचाता है। किसी भी लंबे सफर में कुछ सुनहरे नियम होते हैं जो हमेशा काम आते हैं। ये गोल्डन टिप्स इस ब्लूप्रिंट का सबसे अहम हिस्सा है। रिवीजन अनिवार्य है, कम से कम 3 से 4 बार होना ही चाहिए। बड़े सिलेबस को समराइज करने के लिए शॉर्ट नोट्स बनाएं। रिसोर्सेज को बिल्कुल सीमित रखें। एक ही टॉपिक के लिए 10 किताबें न पढ़ें। लगातार 1 से 2 साल तक कंसिस्टेंसी बनाए रखना सबसे अहम कड़ी है और मॉक्स को उतनी ही गंभीरता से लें जितना मेन एग्जाम को। तो पूरा ब्लूप्रिंट अब सामने है। हर एक चरण, हर एक माइलस्टोन क्लियरली मैप्ड आउट है। लेकिन इस सब के बाद सबसे बड़ा और प्रेरक सवाल यही आता है कि इस पूरे मास्टर प्लान को समझने के बाद आज वो पहली ईंट कौन सी रखी जाएगी? क्या आज पहली NCERT उठाई जाएगी या अखबार का पहला पन्ना पढ़ा जाएगा? इसी सवाल के साथ हमारी आज की ये चर्चा यहीं संपन्न होती है। उम्मीद है इस ब्लूप्रिंट ने आगे आने वाले इस लंबे और मुश्किल सफर को कुछ आसान और रोचक जरूर बनाया होगा।